हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामधीर यादव, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कानपुर सुल्तानपुर। मैं इस वीडियो के माध्यम से एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अर्थात पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं। जैसे राजनीतिक चिंतन के इतिहास को विश्व की सभ्यताएं प्रत्येक युग में प्रभावित करती रही हैं। राज्य, समाज और मनुष्य राजनीतिक चिंतन के विशेष अंग हैं, जिस पर बहुत पहले से ही या प्रारंभ से ही राजनीतिक चिंतन होता चला आ रहा है। राजनीतिक चिंतन क्या है? व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट के बारे में कहा जाता है कि राज्य संबंधी मौलिक प्रश्नों पर विचार विमर्श एवं मीमांसा करना ही राजनीतिक चिंतन है। यह चिंतन उतना पुराना है जितना कि स्वयं राज्य। राजनीतिक चिंतन के बारे में पेपर के अनुसार राजनीतिक चिंतन में मुख्य रूप से राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति, राज्य के आकार, सरकार, संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और कर्तव्य, राज्य और व्यक्ति का संबंध तथा एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध का चिंतन है। दूसरे शब्दों में वेपर कहते हैं कि राजनीतिक चिंतन वह चिंतन है जिसका संबंध राज्य के स्वभाव, राज्य के आकार तथा राज्य के संबंध से है। राज्य का उद्देश्य मनुष्य के अस्तित्व और स्थिरता के लिए विवरण प्रस्तुत करना ही नहीं, बल्कि राज्य क्या है, किसी को राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए, राज्य का उल्लंघन करने से क्या दंड मिल सकता है, राज्य और व्यक्ति का क्या संबंध होता है तथा एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध का चिंतन होता है। राजनीतिक चिंतन की प्रमुख समस्याएं। राजनीतिक चिंतन की प्रमुख समस्याओं के संबंध में जैसे राज्य की उत्पत्ति की समस्या, राज्य के आकार की समस्या, राज्य के उद्देश्य की समस्या, राज्य के क्षेत्र की समस्या, सरकार की समस्या, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार की समस्या, राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध की समस्या, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध की समस्या रही है, जिस पर विभिन्न विद्वानों ने चिंतन प्रस्तुत किया है। राजनीतिक चिंतन का क्षेत्र इतना विशाल एवं विस्तृत है कि इसके आदि और अंत की जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके आदि और अंत की जानकारी हमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल से प्राप्त होती है। पाश्चात्य काल को प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का अध्ययन हम प्रारंभ से 300 ईसा पूर्व तक के अंतर्गत करते हैं, जिसमें प्रमुख दार्शनिक हैं सोफिस्ट, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, आदर्शवादी विचारक आदि। सोफिस्ट दार्शनिक यूनान के जन्मजात नागरिक नहीं थे। ये एशिया माइनर से भ्रमण करते हुए एथेंस में अपनी मांगों को देखकर बस गए। उन्होंने एथेंस वासियों को अनेक प्रकार की शिक्षा दी। सुकरात एथेंस का जन्मजात नागरिक था। सुकरात सत्य, ज्ञान और न्याय की खोज में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया और इन्हीं तीनों की खोज में उसने अंत में अपने प्राणों की आहुति दे दी और राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अमर हो गया। सुकरात के शिष्य प्लेटो महानतम आदर्शवादी दार्शनिक। प्लेटो कहता है जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे और राजा दार्शनिक नहीं होंगे तब तक राज्य की बुराइयों का अंत नहीं हो सकता। इसलिए प्लेटो ने दार्शनिकों के ऊपर और सैनिकों के ऊपर साम्यवाद लागू किया। शासक और सैनिक के पास किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी। राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु
जिसे अंग्रेजी में अरिस्टोटेल के नाम से जाना जाता है, वह पहला दार्शनिक है जिसने राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक रूप में प्रतिपादित किया। आदर्शवादी दार्शनिकों ने इसी प्रकार से अपना भिन्न भिन्न मत राजनीतिक चिंतन के इतिहास में व्यक्त किया। मध्यकाल का प्रारंभ होता है 300 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक के समय काल को मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, जिसमें राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के बीच संघर्ष रहा है। संपूर्ण मध्यकाल के इतिहास में अर्थात 300 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी तक धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के बीच संघर्ष रहा। कभी धर्म सत्ता हावी रही और कभी राज्य सत्ता हावी रही। राज्य सत्ता पर सदैव धर्म सत्ता हावी रही, जिसके कारण संपूर्ण मध्यकाल के इतिहास में यूरोप का राजनीतिक विकास नहीं हो सका, जिसमें प्रमुख रूप से अनेक दार्शनिक हैं। संत अम्ब्रोज, संत पाल, ग्रेगरी महान, मार्सिलियो, सिसरो, संत थॉमस एक्विनास। मेरे प्रीवियस के छात्रों को मार्सिलियो, सिसरो, संत थॉमस एक्विनास के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। मार्सिलियो महानतम राज्य सत्ता का समर्थक था। सिसरो भी जो है ये राज्य सत्ता का समर्थन करता है। थॉमस एक्विनास प्राचीन काल और मध्यकाल के दार्शनिकों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अपना राजनीतिक विचार प्रतिपादित किया। इसीलिए 13वीं शताब्दी का महानतम समन्वयवादी दार्शनिक संत थॉमस एक्विनास को माना गया। पाश्चात्य काल का तीसरा और अंतिम काल आधुनिक काल, जो 1500 ईस्वी से लेकर के अब तक माना जाता है। 1500 ईस्वी से लेकर के अब तक के समय को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रमुख विचारक हैं जीन बोदा, निकोलो मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, थॉमस हेनरी ग्रीन, जॉर्ज बेल फ्रेडरिक हीगल, कार्ल मार्क्स तथा लेनिन आदि दार्शनिकों का अध्ययन हम जो है आधुनिक काल के अंतर्गत करते हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत बोदा पहला दार्शनिक है जिसने संप्रभुता के सिद्धांत का खुलकर समर्थन किया। मैकियावेली ऐसा दार्शनिक है जो कहता है कि मनुष्य धरती पर सबसे स्वार्थी प्राणी है। मैकियावेली ने तो यहां तक कहा है कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को आसानी से भूल सकता है, क्षमा कर सकता है, लेकिन अपने पिता की संपत्ति को किसी भी दशा में माफ नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। थॉमस हॉब्स महानतम संविदावादी दार्शनिक। थॉमस हॉब्स 1651 में अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन लिखा, जिसे दैत्य या महामानव की संज्ञा दी जा सकती है। हॉब्स कहता है कि मनुष्य एक स्वार्थी, मनुष्य स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। अच्छाई और बुराई के गुण वस्तुओं में नहीं बल्कि मानव स्वभाव में निहित होता है। दूसरा संविदावादी दार्शनिक जॉन लॉक महानतम व्यक्तिवादी विचारक है, जिसने राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का समर्थन करता है। लॉक कहता है कि व्यक्ति प्रमुख रूप से 3 अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार अपने पास रख लेता है, और इन्हीं तीनों अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है। तीसरा संविदावादी दार्शनिक, जिसे जीन जैक्स रूसो के नाम से जाना जाता है, रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो कहता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी नहीं होता है, किंतु समाज की परिस्थितियां उसे दास बना देती हैं। जब व्यक्ति को संपत्ति रूपी सांप डसने लगता है, तब व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है, अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। आधुनिक काल के राजनीतिक चिंतन के इतिहास में महानतम इंग्लैंड का उपयोगितावादी दार्शनिक जेरेमी बेंथम, ये जो है सुखवादी एक विचार प्रस्तुत करता है और कहता है कि सुख और दुख, मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। जेरेमी बेंथम एक ऐसा दार्शनिक है जो कहता है सुख और दुख को मापा जा सकता है। राजनीतिक चिंतन के
इतिहास में जेरेमी बेंथम हेडोनिस्टिक कैलकुलस द्वारा सुख दुख को मापने की बात करते हुए कहता है कि समस्त सुखों के मूल्य को एक तरफ एकत्रित कर लेना चाहिए और समस्त दुखों के मूल्यों को एक तरफ एकत्रित कर लेना चाहिए। सुखों के मूल्य से दुखों के मूल्य को घटाने पर जब सुख शेष बचता है या दुख शेष बचता है तो समझ लीजिए संबंधित कार्य लाभदायक है या संबंधित कार्य हानिकारक है। इसी तरह से बेंथम का प्रिय शिष्य जेम्स मिल का पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम की उपयोगितावाद में संशोधन करता है और अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एस्से ऑन लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता में व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। मिल कहता है कि सभी पागल धरती संगी व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बेंथम मिल कहता है कि 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों का विचार एक तरफ हो और एक व्यक्ति का विचार दूसरी तरफ हो। 9 व्यक्ति मिल करके एक व्यक्ति के विचार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकते। हो सकता है कि 9 व्यक्तियों का विचार निरर्थक हो, बेकार हो, अनुपयोगी हो और एक व्यक्ति का विचार क्रांतिकारी हो। इसी तरह से तमाम विचार मिल प्रस्तुत करता है। ग्रीन भी स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन ग्रीन आत्मिक स्वतंत्रता की बात करता है कि व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार व्यक्ति को जो है अपना कार्य करना चाहिए, कार्य करके दिखना, व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मनमानी कार्य करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। इसी तरह से हीगल जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हीगल जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत की बात करता है, हीगल कहता है वाद के विपरीत प्रतिवाद के बाद संवाद होता है। इसी तरह से मानव सभ्यता का विकास होता है। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कार्ल मार्क्स कहता है अब तक समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स अपने प्रसिद्ध ग्रंथ Das Kapital में और साम्यवादी घोषणा पत्र अर्थात कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वर्ग संघर्ष की बात करता है और कहता है कि जब वर्ग संघर्ष होगा अर्थात वर्ग संघर्ष होगा किसके बीच में, सर्वहारा वर्ग और मजदूर वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच जब क्रांति होगी, संघर्ष होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि पूंजीपति वर्ग जो है पराजित हो जाएगा और मजदूर वर्ग विजयी हो जाएगा। तब एक तरफ अर्थात पूरब की तरफ साम्यवाद का उदय होगा और पश्चिम से राज्य का अंत हो जाएगा। इसी तरह से साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम मंजिल कहते हुए लेनिन अपना राजनीतिक विचार प्रतिपादित करता है।